हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने जो एनल कैनल की एनाटॉमी पढ़ी उसको एक बार क्विकली रिव्यू कर लेते हैं और उसके बाद में हम लोग आगे का पार्ट समझेंगे कि एक्सटर्नल स्फिंक्टर क्या होते हैं, इंटरनल स्फिंक्टर क्या होते हैं, उसका क्या इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ और कौन से मसल्स है जो कि हमारे एनल कॉन्टिन्यूस को मदद करते हैं। ये सारी चीजें हम लोग आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। एक बार पहला जो लेक्चर हुआ है हमारा एनल कैनल का, उसको क्विकली रिव्यू कर लेते हैं। जो लास्ट लेक्चर में हमने एक चीज पढ़ी कि हमारा जो एनल कैनल है उसकी लेंथ जो है वो 3.8 सेंटीमीटर की होती है। अब अगर हम लोग 3.8 को डिवाइड करेंगे तो वो कैसे बनता है। फर्स्ट पार्ट होता है हमारा म्यूकस पार्ट, ठीक है, जो हमने पढ़ा है। उसके बाद पहला पार्ट हमने पढ़ा था यहाँ पर, फर्स्ट पार्ट विच इज अ म्यूकस कोट, ठीक है। म्यूकस पार्ट था ये, ठीक है। ये कितना था, ये हमारा था 15 mm लॉन्ग। अब हमारा जो फर्स्ट पार्ट था म्यूकस पार्ट, उसमें क्या क्या चीजें हमने पढ़ी थी। पहला पढ़ा था हमने एनल कॉलम्स, ठीक है। ये जो एनल कॉलम्स थे ये हमारे जो हमारा एनोरेक्टल जंक्शन होता है उसके बाद में यहाँ से एनल कैनल में फर्स्ट पार्ट में हमारे ये एनल कॉलम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको क्या कहते हैं हम, कॉलम्स ऑफ मॉर्गेगन, ठीक है। एक चीज पढ़ी। दूसरी चीज हमने ये चीज पढ़ी थी कि यहाँ पर जो कॉलम प्रेजेंट होते हैं, हर कॉलम के नीचे में एक वॉल प्रेजेंट होती है जिसको कि हम लोग एनल वॉल कहते हैं। और ये जो हमारे कॉलम्स होते हैं इनमें जो डिप्रेशन नजर आता है उसको हम लोग कहते हैं एनल साइनसेस। और एनल साइनसेस में क्या प्रेजेंट होते हैं, हमारे एनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से एनल कैनल में अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो वो फिस्चुला में कन्वर्ट होने के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं अगर ये एनल ग्लैंड में इन्फेक्शन होता है तो। और एक इम्पोर्टेंट चीज हमने पढ़ी थी यहाँ पर, जो हमारे एनल कॉलम का जो लास्ट लिमिट है, लोअर लिमिट जिसको हम लोग कहते हैं, अगर उसको हम लोगों ने जोड़ दिया तो वो एक लाइन बनाएगा जिसको हम लोग कहते हैं डेंटेड लाइन, या फिर पेक्टिनेट लाइन, ये लाइन का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। जो भी हमारे इंटरनल हिमोराइड्स होते हैं, इंटरनल पाइल्स जिसको हम लोग कहते हैं, ये पूरे हमारे जो हमारी डेंटेड लाइन होती है उसके ऊपर होते हैं, ठीक है। और जो डेंटेड लाइन के ऊपर के जो फिस्चुलाज होते हैं, मतलब जिसको हम लोग हाई एनल फिस्चुला कहते हैं, वो फिस्चुला थोड़ा ट्रीट करने के लिए यहाँ पर डिफिकल्ट होते हैं एज कम्पेयर टू लोअर एनल कैनल। इसीलिए जो पेक्टिनेट लाइन है या फिर डेंटेड लाइन है, इसका क्लिनिकली सर्जिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि कोई भी पैथोलॉजी अगर यहाँ पे होती है तो हम लोगों को ये डायग्नोसिस करना होता है कि ये जो पैथोलॉजी है वो अबव द डेंटेड लाइन है या फिर बिलो द डेंटेड लाइन है, ठीक है। उसके ऊपर उसका प्रोग्नोसिस भी डिपेंड करेगा, उसके ऊपर उसके कॉम्प्लिकेशंस भी डिपेंड करेगी। तो इसीलिए हम लोगों को डेंटेड लाइन फाइंड आउट करनी बहुत जरूरी है, ठीक है। दूसरा पार्ट पढ़ा था हमने यहाँ पर, सेकेंड पार्ट कौन सा था, इसको हम लोग कहते हैं पेक्टिन, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, पेक्टिन कहते हैं। और जो सेकेंड पार्ट है वो भी हमारा 15 mm लॉन्ग का पार्ट है, ठीक है। और जो हमारा पेक्टिन जहां पे खत्म होता है, ठीक है, मान लो ये पेक्टिन है, ये जो पेक्टिन यहाँ पर खत्म होता है वहां पर भी एक लाइन प्रेजेंट होती है जिसको हम लोग कहते हैं व्हाइट लाइन ऑफ हिल्टन, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं व्हाइट लाइन ऑफ हिल्टन। अब ये क्या इंडिकेट करती है, ये लोअर लिमिट ऑफ पेक्टिन इंडिकेट करती है, मतलब यहाँ पर पेक्टिन खत्म हुआ, ठीक है। और तीसरा पार्ट हमने पढ़ा था जो कि मोस्ट लोअर पार्ट था, ये लोअर पार्ट था जिसको हम लोग अगर इसकी लेंथ देखेंगे तो वो 8 mm कंसिडर करते हैं, ठीक है, वो होती है 8 mm। और इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो सराउंडिंग में इसके ये स्किन से यहाँ पर अटैच होता है, बराबर। और जो भी हमारे म्यूकस ग्लैंड होते हैं, सेबासियस ग्लैंड होते हैं, स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, वो यहाँ पर हमारे जो आउटर मोस्ट पार्ट है या फिर लोअर मोस्ट पार्ट है यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इन तीन पार्ट में हमारा एनल कैनल डिवाइड होता है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो जो मस्कुलेचर यहाँ पे प्रेजेंट होता है वो हमारे एनल कैनाल का जो कॉन्टिनेंस है, मतलब जो भी फीकल मैटर हम लोग यहाँ से पास करते हैं उसको होल्ड रखने के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, हमारे एनल कैनाल का कॉन्टिनेंस या फिर हमारे एनल कैनाल में जो भी प्रेशर होगा वो यहाँ पर मेंटेन होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए यहाँ पर कुछ मस्कुलेचर का पार्ट आता है जो कि हमारे ये डेफिकेशन के प्रोसेस को यहाँ पर कंट्रोल करता है। नहीं तो क्या होगा, अगर ये मस्कुलेचर या फिर जो स्फिंक्टर का पार्ट होता है ये यहाँ पर अगर प्रेजेंट नहीं होता है मान लो, तो क्या होगा, ऑब्वियसली जो भी फीकल मैटर है वो डायरेक्टली रेक्टम से एनल कैनल के थ्रू बाहर आएगा, उस पर कोई भी हमारा कंट्रोल नहीं लेगा। इसीलिए यहाँ पर नेचर्स ने 2 स्फिंक्टर बनाए हैं। स्फिंक्टर कौन से, एक एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर होता है, दूसरा होता है इंटरनल एनल स्फिंक्टर।
अगर हम लोग दोनों में डिफरेंस देखेंगे तो जो हमारा इंटरनल एनल स्फिंक्टर होता है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, इसका मतलब वो इनवॉलंटरी होता है, बराबर। और जो भी हमारा एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर होता है वो हमारे कंट्रोल में होता है, दैट इज अ वॉलंटरी। ठीक है, तो इसके बेसिस पे अगर हम लोग देखेंगे तो डेफिकेशन प्रोसेस हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मान लो किसी वजह से यहाँ पर ये कोई भी मस्कुलेचर में कोई पैथोलॉजी आती है तो उस पेशेंट में या फिर उस पर्सन में हम लोगों को फीकल इनकॉन्टिनेंस देखने को मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोगों को ये समझना जरूरी है कि जो हमारा इंटरनल एनल स्फिंक्टर एग्जैक्टली क्या है, उसके बाद में हमारा एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर एग्जैक्टली क्या है, उसमें नर्व सप्लाई कहाँ से आता है, पैरासिम्पैथेटिक क्या है, सिंपैथेटिक क्या है, ताकि हम लोगों को इसका जो प्रोसेस है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर हम लोग यहाँ पर इंटरनल स्फिंक्टर की बात करते हैं तो इंटरनल स्फिंक्टर क्या है, जो हमारा जीआईटी का जो भी हमारा मस्कुलर लेयर है, मस्कुलर कोट का लेयर है, उसमें से जो हमारा सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उसमें कौन से एक सर्कुलर होते हैं और एक लॉन्जिट्यूडिनल मसल प्रेजेंट होते हैं, बराबर। ये हमने अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। लॉन्जिट्यूडिनल मसल प्रेजेंट होते हैं और सर्कुलर मसल प्रेजेंट। तो जो सर्कुलर मसल का ऊपर वाला पार्ट है वो जैसे जैसे नीचे जाएगा वो थोड़ा थिक होते जाता है, ठीक है, वो थोड़ा थिक होते जाता है और ये बनाता है हमारे इंटरनल एनल स्फिंक्टर। ठीक है, तो जो भी सर्कुलर मसल का लेयर है वो क्या बना रहा है, हमारा इंटरनल एनल स्फिंक्टर बना रहा है। ठीक है, और जो हमारा एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है वो स्ट्राइटेड मसल का बना हुआ होता है। तो इसीलिए यहाँ पर एक चीज समझना जरूरी है कि जो हमारा सर्कुलर मसल कोट है वही हमारा इंटरनल स्फिंक्टर बनाता है, और जो इंटरनल स्फिंक्टर है वो इनवॉलंटरी नेचर है। ठीक है, मतलब वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। और जो हमारा एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है वो एक्चुअली 3 पार्ट्स उसके किए गए। एक होता है हमारा सबक्यूट पार्ट, दूसरा होता है सुपरफिशियल पार्ट, और उसके ऊपर होता है हमारा डीप पार्ट। अगर हम लोग दोनों में और एक डिफरेंस देखेंगे तो जो हमारा इंटरनल स्फिंक्टर है तो हमारी जो एनल कैनाल की लेंथ है, जहां पर हमने 3 पार्ट देखे थे, एक अपर पार्ट है, मिडल पार्ट और तीसरा हमारा लोअर पार्ट। तो जो व्हाइट लाइन ऑफ हिल्टन थी वहां तक ही हमारा जो इंटरनल एनल स्फिंक्टर है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसका मतलब है ये जो व्हाइट लाइन ऑफ हिल्टन है इसके नीचे वाला जो 8 mm का पार्ट है वो यहाँ पर कवर्ड नहीं होता है, ड्यू टू यहाँ पर जो लेंथ होती है ये यहाँ पर सिर्फ व्हाइट लाइन ऑफ हिल्टन तक ही इसकी होती है, जो हमारा इंटरनल स्फिंक्टर होता है। और इसके व्हाइट लाइन ऑफ हिल्टन के बाजू में, मतलब जो भी सबक्यूट पार्ट आता है या फिर लोअर मोस्ट पार्ट आता है एनल कैनाल का, वहां पर एक हमारा जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर का पार्ट आता है उसको हम लोग सबक्यूटेनियस पार्ट बोलते हैं। ठीक है, ये जो सबक्यूटेनियस पार्ट होता है वो हमारे व्हाइट लाइन ऑफ हिल्टन के नीचे भी प्रेजेंट होता है, मतलब ये पूरा जो लेंथ है हमारे एनल कैनाल का ये पूरा कवर कर लेता है। तो इसीलिए हमारा एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो है ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। अगर यहाँ पर हम लोग डायग्राम में देखेंगे तो ये जो हमारा सर्कुलर मसल का लेयर है ये नीचे जा रहा है और ये कैसा थिक बन रहा है, देखिए। ठीक है, ये पूरा थिक बन रहा है और यहाँ पर ये बना हमारा इंटरनल एनल स्फिंक्टर। और ये इंटरनल एनल स्फिंक्टर जो है इसका अगर हम लोग एंड पार्ट देखेंगे वो कहाँ तक है, दिस इज आवर व्हाइट लाइन ऑफ हिल्टन। ठीक है, ये हमारे एनल कॉलम्स है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये एनल कॉलम्स है। ठीक है, और ये हमारी डेंटेड लाइन है, ये हमारा पूरा पेक्टिन का पार्ट है। ठीक है, और ये नीचे वाला हमारा 8 mm का जो लोअर मोस्ट पार्ट है। तो ये जो व्हाइट लाइन ऑफ हिल्टन यहाँ पर प्रेजेंट है यहाँ तक ही हमारा इंटरनल एनल स्फिंक्टर प्रेजेंट है। ठीक है, और ये जो पार्ट है ये हमारी प्यूबर रेक्टाइलिस मसल का पार्ट है, उसके साथ साथ हमारा लिवेटर आने का भी पार्ट यहाँ पर आता है। ये पार्ट है हमारा एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर का, जो कि एक स्ट्राइटेड मसल से बना होता है। और ये जो हमने अभी मार्क किया ये है हमारा डीप एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर का पार्ट। ये है हमारा सुपरफिशियल मिडल पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर, और ये है हमारा आउटर मोस्ट सबक्यूटेनियस पार्ट ऑफ एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। और इन दोनों के बीच में ये जो स्पेस प्रेजेंट होती है इसको हम लोग कहते हैं इंटरस्फिंक्ट्रिक स्पेस। इंटरस्फिंक्ट्रिक स्पेस हम लोग इसको कहते हैं, इसके थ्रू हम लोग ऑपरेट करते हैं मोस्टली। ठीक है, उसका भी इंपॉर्टेंस हम लोग क्लिनिकल में समझेंगे, लेकिन यहाँ पर अभी आपको डिफरेंस समझ में आया होगा कि इंटरनल एनल स्फिंक्टर किसको कहेंगे और एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर किसको कहेंगे। ठीक है, तो थ्योरेटिकली अगर हम लोग देखेंगे तो द इंटरनल एनल स्फिंक्टर क्या है,
इट इज इनवॉलंटरी इन नेचर, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते, जैसे हमारे हार्ट बीट्स है, ठीक है, ब्रेन के फंक्शनिंग्स है, ये सारी जो चीजें हैं वो इनवॉलंटरी हो रही है हमारी बॉडी में। तो सेम उसी तरह हमारा जो इंटरनल एनल स्फिंक्टर है ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, दैट इज इनवॉलंटरी इन नेचर एंड इट इज फॉर्म्ड बाय द थिकन सर्कुलर मसल कोट ऑफ द दिस पार्ट ऑफ द गट। मतलब जो भी हमारा सर्कुलर मसल का कोट होता है वो यहाँ पर थिक बन के हमारा इंटरनल एनल स्फिंक्टर बनाएगा, ठीक है। It surrounds the upper 3/4 part, that is a 30 mm of the anal canal extending from the upper end of the anal canal to the white line of Hilton। जो भी हमारी white line of Hilton है यहाँ तक इसका एक्सटेंशन होता है, इसके नीचे हमारा इंटरनल एनल स्फिंक्टर प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर की, तो एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर में हमारे एक चीज हम लोग को ध्यान रखनी है कि ये वॉलंटरी नेचर होता है, ठीक है, ये वॉलंटरी नेचर होता है या फिर हमारे कंट्रोल में होता है, ठीक है। एंड इट इज मेड अप ऑफ स्ट्राइटेड मसल विच इज सप्लाइड बाय द इंफीरियर रेक्टल नर्व एंड द पेरिनियल ब्रांचेस ऑफ फोर्थ सैक्रल नर्व, ठीक है। तो इसी की वजह से ये जो हमारा एक्सटर्नल स्फिंक्टर है ये हमारे कंट्रोल में होता है, क्योंकि इसका नर्व सप्लाई देखेंगे आप तो वो इंफीरियर रेक्टल से आ रहा है और दूसरा आ रहा है हमारे फोर्थ सैक्रल नर्व की जो पेरिनियल ब्रांचेस होती है उससे आ रहा है, ठीक है। एंड इट सराउंड द होल लेंथ ऑफ द एनल कैनल एंड हैज 3 पार्ट्स। हमने एक चीज देखी कि यहाँ पर हमारा जो इंटरनल एनल स्फिंक्टर है वो हमारे व्हाइट लाइन तक ही सीमित है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर देखेंगे तो हमारी पूरा कंप्लीट एनल कैनल को भी कवर कर रहा है, इसीलिए जो पूरी लेंथ कवर कर रहा है। तो वही यहाँ पर दिया है कि ये जो पार्ट है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, जो कि हमने देखे हैं ऑलरेडी। ये सबक्यूटेनियस पार्ट है, ये सुपरफिशियल पार्ट है, उसके ऊपर हमारा डीप पार्ट यहाँ पर प्रेजेंट होता है। दूसरी एक चीज यहाँ पर नोटिस करने लायक होती है कि जो हमारा मस्कुलेचर होता है उसमें हमारे जो प्यूबोरेक्टाइलिस मसल है, ठीक है, प्यूबोरेक्टाइलिस मसल और उसके साथ साथ जो हमारे लॉन्जिट्यूडिनल मसल का कोट होता है वो एक यहाँ पर कंजॉइंट मसल बनाता है, ठीक है। अगर ये देखेंगे ये प्यूबोरेक्टाइलिस का पार्ट है, ठीक है, ये प्यूबोरेक्टाइलिस का पार्ट है और इसके साथ हमारा जो लॉन्जिट्यूडिनल मसल होता है, लॉन्जिट्यूडिनल मस्कुलर कोट, ये यहाँ पर अटैच हो रहा है और सेम यहाँ पर कंटिन्यू करेगा। जैसे जैसे हम लोग डाउनवर्ड जाएंगे यहाँ पर ये कुछ सेप्टाई क्रिएट करता है, ठीक है, मतलब ये कुछ पार्ट्स यहाँ पर हमारे मसल के क्रिएट करेगा, ठीक है, या फिर इसके ब्रांचेस कह सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज अ लॉन्जिट्यूडिनल मसल कोट एंड दिस इज अ प्यूबोरेक्टाइलिस पार्ट, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं कॉन्जॉइंट लॉन्जिट्यूडिनल कोट, ठीक है। अगर ये दोनों मसल से बना है तो ये ज्वाइंट हुआ और इसी को हम लोग कहेंगे कॉन्जॉइंट लॉन्जिट्यूडिनल कोट। और ये यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि ये नीचे जाके ये उसके फाइब्रस सेप्टा या फिर फाइब्रो इलास्टिक सेप्टा यहाँ पर बनाता है जो कि हमारे एनल कैनल को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। सेम चीज हम लोगों को यहाँ पर पढ़नी है। इट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ प्यूबोरेक्टाइलिस मसल विद द लॉन्जिट्यूडिनल मसल कोट ऑफ द रेक्टम एट द एनोरेक्टल जंक्शन। और ये कहाँ पे बन रहा है हमारा, एनोरेक्टल जंक्शन पे, ठीक है, एनोरेक्टल जंक्शन पे। इट लाइज बिटवीन द एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्फिंक्टर। जहाँ पे हमने अभी एक डायग्राम देखी तो उसमें हमारा जो लॉन्जिट्यूडिनल मसल कोट है कंजॉइंट का वो कहाँ पे है, ये हमारे एक्सटर्नल स्फिंक्टर है और ये हमारे इंटरनल स्फिंक्टर, इन दोनों के बीच में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है। और नीचे जैसे जैसे हम लोग डाउनवर्ड जाएंगे उसके फाइब्रोइलास्टिक सेप्टा यहाँ पर होते हैं। When traced downward, it becomes the fibroelastic and at the level of white line, it breaks into the number of fibroelastic septa, ठीक है। जो हमारा व्हाइट लाइन ऑफ हिल्टन है उसके नीचे अगर ये जाएगा तो ये ऐसे फाइब्रोइलास्टिक सेप्टा यहाँ पर क्रिएट करता है, विच स्प्रेड आउट फैन वाइज, जैसे कि फैन के जो पत्ते होते हैं उसकी तरह ये यहाँ पर स्प्रेड होता है। एंड पियर्सेस द सबक्यूटेनियस पार्ट ऑफ एक्सटर्नल स्फिंक्टर। जो भी हमारा यहाँ पर सबक्यूटेनियस पार्ट था एक्सटर्नल स्फिंक्टर का, उसको ये पियर्स करता हुआ हमारे स्किन की तरफ जाता है एंड अटैच टू द स्किन अराउंड द एनस विच इज कॉल्ड कोरुगेटेड एनस या फिर कोरुगेटेड क्यूटिस एनी मसल, इसको हम लोग कहते हैं। तो जो हमारा ये सेप्टाई का पार्ट आया वो किसको पियर्स करके आ रहा है, ये हमारा सबक्यूटेनियस पार्ट है हमारे एक्सटर्नल स्फिंक्टर का। ये होता है हमारा सुपरफिशियल और इसके ऊपर होता है हमारा डीप एक्सटर्नल स्फिंक्टर का पार्ट, ठीक है। तो जो भी हमारी कॉन्जॉइंट लॉन्जिट्यूडिनल कोट आई यहाँ से वो हमारी व्हाइट लाइन पे जब आएगी उसके ब्रांचेस निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसके ये ब्रांचेस या फिर इसको हम लोग फाइब्रो इलास्टिक सेप्टाई कहते हैं। और ये क्या पियर्स कर रहे हैं, हमारे सबक्यूटेनियस पार्ट को, जो हमारा एक्सटर्नल स्फिंक्टर का पार्ट है उसको पियर्स करता हुआ स्किन की तरफ जा रहा है, ठीक है। और जब ये स्किन की तरफ जाएगा ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे कोरुगेटेड क्यूटिस एनी, ठीक है।
ये होता है हमारा कॉन्जॉइंट लॉन्जिट्यूडिनल कोट। ठीक है, अगर हम लोग इसका लैटरल पार्ट देखेंगे, मतलब जो भी हमारे सेप्टाई आए, ठीक है, ये मान लो ये पूरे सेप्टाई है हमारे लॉन्जिट्यूडिनल मसल कोट के, कॉन्जॉइंट लॉन्जिट्यूडिनल के, तो ये हमारा एनल कैनाल है। ठीक है, तो ये मीडियल पार्ट हुआ, ये लैटरल पार्ट हुआ। ठीक है, अगर हम लोग तो मोस्ट लैटरल सेप्टा फ्रॉम द पेरियानल फेशिया, मतलब जो हमारा मोस्ट लैटरल पार्ट होता है ये क्या बना रहा है, ये बना रहा है पेरियानल फेशिया। एंड द मोस्ट मीडियल सेप्टम फ्रॉम द एनल इंटरमस्कुलर सेप्टम, जो हमारा मीडियल पार्ट होता है वो क्या बना रहा है, विच इज फ्रॉम एनल इंटरमस्कुलर सेप्टम विच इज अटैच टू द व्हाइट लाइन। जो भी हमारी व्हाइट लाइन थी यहाँ पर, ये व्हाइट लाइन के साथ यहाँ पर अटैच होता है। ठीक है, इन एडिशन सम स्ट्रैंड्स पास ऑब्लिकली थ्रू द इंटरनल स्फिंक्टर एंड एंड्स इन द सबम्यूकोसा बिलो द एनल वॉल। ठीक है, एक चीज यहाँ पर दूसरा जो हमारे व्हाइट लाइन के ऊपर का जो पार्ट होता है इसका, जो हमारे कॉन्जॉइंट लॉन्जिट्यूडिनल मसल होती है, कॉन्जॉइंट लॉन्जिट्यूडिनल कोट जो होती है, ये हमारे इंटरनल स्फिंक्टर से होते हुए जो हमारा सब म्यूकोजा का पार्ट है ये, ठीक है, ये सब म्यूकोजा का जो पार्ट है यहाँ पर भी इसके फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। और ये किसको पियर्स करता हुआ जा रहा है, ये पियर्स करता हुआ जा रहा है हमारे इंटरनल एनल स्फिंक्टर को। इसका मतलब है कि जो हमारा सेप्टाई है या फिर हमारा जो लॉन्जिट्यूडिनल कॉन्जॉइंट कोट है वो इंटरनल स्फिंक्टर को भी पियर्स कर रहा है यहाँ पर मिडल में, और लोअर साइड पे हमारे एक्सटर्नल स्फिंक्टर के सबक्यूटेनियस पार्ट को भी पियर्स करता हुआ इसका फंक्शन दिखा रहा है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा मसल कोट, कौन सा, जो हमारा लॉन्जिट्यूडिनल मसल का कोट है। ठीक है, अब इसके बाद में दूसरा एक चीज देख लेते हैं हम लोग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एनोरेक्टल रिंग। ठीक है, एनोरेक्टल रिंग को अगर हम लोग देखेंगे तो ये रिंग जो बनता है वो कैसे बनता है, वो बनता है हमारे जो ट्यूबोरेक्टाइलिस मसल है उससे। ठीक है, एक सेकेंड, तो यहाँ पर अगर देखेंगे ये हमारा इंटरनल एनल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर का पार्ट है। जो हमारा यहाँ पर मसल कोट हमने देखा, उसके बाद में एक इम्पोर्टेंट चीज होती है हमारी एनोरेक्टल रिंग, जो कि हमारा कॉन्टिनेंस मेंटेन करने भी, और ज्यादातर वो रेक्टल कॉन्टिनेंस मेंटेन करने में मदद करती है। जैसे कि एनल इनकॉन्टिनेंस होता है, एनल कॉन्टिनेंस होता है, सेम उसी तरह रेक्टम को भी थोड़ा बहुत सपोर्ट चाहिए रहता है हमारी मसल्स का, तो वो मसल सपोर्ट करता है, या फिर वो जो सपोर्ट कर रहा है पार्ट, उसको हम लोग कहते हैं एनोरेक्टल रिंग। और जो हमारे एनोरेक्टल रिंग जो बनती है वो किससे बनती है, एक तो हमारा ट्यूबोरेक्टाइलिस मसल होता है, जो कि हमारा यहाँ से जो पेल्विक डायफ्राम बनाता है। ठीक है, पेल्विक डायफ्राम बनाता है, एंड द अपर मोस्ट फाइबर ये हमारा इंटरनल एनल स्फिंक्टर है, हमारा एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर है। तो इसके जो अपर मोस्ट फाइबर होते हैं दोनों के, और ये ट्यूबोरेक्टाइलिस मसल, ये पूरा यहाँ पर एक रिंग बनाता है, उसको हम लोग कहते हैं एनोरेक्टल रिंग, जो कि रेक्टल कॉन्टिनेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर गलती से कोई सर्जिकल प्रोसीजर अगर हम लोग कर रहे हैं और ये एनोरेक्टल रिंग जो होती है इसमें अगर कट होता है, या फिर ये अगर इसको ट्रॉमा होता है, तो हम लोगों को रेक्टल इनकॉन्टिनेंस देखने को मिल सकता है। इसीलिए जब भी हम लोग कोई ऑपरेट करते हैं तो उस समय पे एनोरेक्टल रिंग का कट ना होना, इसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा एनोरेक्टल रिंग। दिस इज अ मस्कुलर रिंग प्रेजेंट एट द एनोरेक्टल जंक्शन। जो हमारा एनोरेक्टल जंक्शन है, जहां से हमारा रेक्टम खत्म होकर एनल कैनाल स्टार्ट हो रहा है, वहां पर ये प्रेजेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे ट्यूबोरेक्टाइलिस मसल होती है ये डायफ्राम बनाती है। और उसके बाद में it is formed by the fusion of tuborectalis, uppermost fiber of external anal sphincter and internal sphincter, and it is easily felt by the finger in the anal canal. जो अब हम लोग PR एग्जामिनेशन, PR मतलब पर रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं, उसमें हम लोग हमारा जो इंडेक्स फिंगर होता है वो हमारे एनल कैनाल के अंदर डाल के हम लोग कोई चीज अगर सस्पेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि कार्सिनोमा है या फिर हेमोराइड्स है, फिस्चुला है, ऐसे टाइम पे हम लोगों को पर रेक्टल एग्जामिनेशन करना होता है। जब हम लोग पर रेक्टल एग्जामिनेशन करेंगे तो हम लोगों को ये रिंग जो है वो इजीली फेल्ड हो जाती है। ठीक है, और सर्जिकल डिवीजन ऑफ दिस रिंग रिजल्ट इन द रेक्टल इनकॉन्टिनेंस। अगर गलती से ये रिंग कट जाती है या फिर इसका डिवीजन हो जाता है तो क्या होगा, रेक्टल इनकॉन्टिनेंस होगा, क्योंकि ये हमारी एनल कैनाल के साथ साथ हमारे रेक्टम को भी सपोर्ट कर रही है। ठीक है, इसीलिए हम लोगों को सर्जिकल ऑपरेट या फिर सर्जिकल प्रोसीजर करते समय ये चीज का हमेशा ध्यान रखना पड़ता है।
This ring is less marked anteriorly where the fibers of puborectalis are absent. एक्चुअली इसका जो शेप होता है वो यू शेप होता है, ठीक है, वो यू शेप होता है, मतलब जो हमारा एंटीरियर पार्ट होता है, एंटीरियर पार्ट में प्यूबोरेक्टालिस मसल का जो फाइबर्स है वो कम होते हैं, इसीलिए यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो वो कंप्लीट नहीं है, जो एंटीरियर पार्ट है वहां पर इसके फाइबर्स ना होने के कारण ये इनकम्प्लीट होती है। मान लो ये हमारा रिंग कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है, ये रिंग कुछ इस तरह से बनता है हमारा यू शेप, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पार्ट है ये लैक होता है प्यूबोरेक्टालिस मसल के फाइबर्स यहाँ पर प्रेजेंट ना होने के कारण, और इसीलिए इसका अगर शेप देखेंगे तो वो यू शेप होता है। आपको जनरली वाइवा में 2 क्वेश्चन कॉमन पूछ सकते हैं, एनोरेक्टल रिंग और डेंटेड लाइन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जैसे कि यहाँ पे देखा कि डेंटेड लाइन क्या इंडिकेट कर रही है, जो हमारा अपर मोस्ट पार्ट था एनल कैनाल का उसकी लोअर लिमिट यहाँ पर ये डिसाइड कर रही है, और एनोरेक्टल रिंग जो है वो एग्जैक्ट हमारे रेक्टम और एनल कैनाल का जो जंक्शन होता है, जिसको कि हम लोग एनोरेक्टल जंक्शन कहते हैं, वहां पर प्रेजेंट होती है, जबकि डेंटेड लाइन इसके नीचे प्रेजेंट है, ठीक है। तो इन दोनों में कभी कंफ्यूज नहीं होना कि जो एनोरेक्टल रिंग है और जो डेंटेड लाइन है उसमें यहाँ पर डिफरेंस क्या है। एनोरेक्टल रिंग हमारे एनोरेक्टल जंक्शन पे प्रेजेंट होती है, जबकि डेंटेड लाइन कहाँ पर प्रेजेंट है, जो हमारा सेकंड पार्ट ऑफ एनल कैनाल है और फर्स्ट पार्ट का यहाँ पर जो डिवाइडेशन आ रहा है, जो एनल कॉलम जहाँ पे खत्म हो रहे हैं वहां पे हमारी डेंटेड लाइन प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये 2 चीजें यहाँ पर ध्यान रखना, क्योंकि ये वाइवा में आपको कभी कभी पूछ सकते हैं। यहाँ पर हमारे जो एनल कैनाल होती है वहां पर कुछ स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। स्पेसेस का मतलब क्या है कि यहाँ पर इस्चोरेक्टल स्पेस या फिर कोई एक ऐसी कैविटी प्रेजेंट होना जहाँ पे कोई कलेक्शन हो सकता है, हमारा ब्लड सप्लाई यहाँ पर प्रेजेंट होता है। अब जब हमारा इस्चोरेक्टल स्पेस हम लोग देखते हैं तो ये हमारे एनल कैनाल है, ठीक है, ये हमारे एनल कैनाल है। इसके बाजू में जो भी हमारे स्फिंक्टर मसल्स प्रेजेंट होते हैं उसके पेरीफेरी का जो एरिया है, ये जो एरिया है हमारा, ये पूरा फैट फील्ड होता है, बराबर। ये हमने चीज पहले भी लेक्चर में पढ़ी है कि ये जो पूरा एरिया है ये फैट फील्ड होता है, और इसी स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं, इस्चोरेक्टल स्पेस या फिर इस्चो एनल स्पेस या फिर इस्चो एनल फोसा कहते हैं हम लोग इसको, ठीक है। और विच इज प्रेजेंट ऑन ईच साइड ऑफ द एनल कैनाल, ये दोनों साइड में प्रेजेंट हो, लेफ्ट साइड में भी प्रेजेंट होगा, राइट साइड में भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। दूसरी स्पेस होती है द पेरी एनल स्पेस। पेरी एनल का मतलब क्या है, ये हमारे जो एनल कैनाल है इसके पेरीफेरी में, ठीक है, इसके पेरीफेरी में मतलब इसको यहाँ पर अटैच पार्ट जो भी है, जैसे कि हमारा ये स्फिंक्टर का पार्ट है, ठीक है, तो ये पार्ट आता है हमारा पेरी एनल या फिर पेरी एनल स्पेस में, ठीक है। उसके बाद में द पेरी एनल स्पेस में क्या प्रेजेंट होता है, इट कंटेन्स द लोअर फाइबर्स ऑफ एक्सटर्नल स्फिंक्टर। जो हमारा एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है, जिसको कि हम लोग सबक्यूटेनियस एक्सटर्नल स्फिंक्टर का पार्ट कहते हैं, वो यहाँ पर प्रेजेंट होगा। द एक्सटर्नल रेक्टल वेनस प्लेक्सस, जो हमारे एक्सटर्नल रेक्टल वेनस प्लेक्सस प्रेजेंट होते हैं, वो भी यहाँ पर हमारे पेरिएनल फोसा में या फिर पेरिएनल स्पेस में प्रेजेंट होंगे। एंड द टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ इंफीरियर रेक्टल वेसल्स एंड नर्व, जो हमारे इंफीरियर रेक्टल नर्व होती है, इंफीरियर रेक्टल वेसल्स होती है, उनके जो टर्मिनल ब्रांचेस होंगे वो भी यहाँ पर पेरिएनल स्पेस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। पस इन दिस स्पेस टेंड्स टू स्प्रेड टू द एनल कैनाल एट द व्हाइट लाइन और टू द सरफेस ऑफ द पेरिएनल स्किन रादर देन द इस्चियोरेक्टल स्पेस। अब होता क्या है कि जब भी हम लोग ये 3 चीजें पढ़ते हैं, पहले एक फोसा की बात कर ले तो उसके बाद में ये पॉइंट आपको डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक है। तीसरा फोसा होता है या फिर तीसरा स्पेस होता है सब म्यूकस स्पेस। सब म्यूकस का मतलब क्या है, जो हमारे एनल कैनाल है उसमें जो हमारे लेयर्स है, पहले म्यूकस लेयर है, उसके बाद में सब म्यूकस लेयर है, उसके बाद में मसल कोट आता है, फिर सिरोज आता है, बराबर। तो जो हमारा सब म्यूकस लेयर होता है उसमें हमारे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, हमारे वेनस प्लेक्सस प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो पार्ट होता है द सब म्यूकस स्पेस ऑफ द एनल कैनाल लाइज अबव द व्हाइट लाइन बिटवीन द म्यूकस मेम्ब्रेन एंड द इंटरनल स्फिंक्टर, ठीक है। तो ये जो सब म्यूकस है ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ऑब्वियसली यहाँ पर जो हमारा मसल का कोट है, ठीक है, और ये हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन है, और इधर से हमारा इंटरनल एनल स्फिंक्टर के इंटरनल एनल स्फिंक्टर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन एंड द इंटरनल स्फिंक्टर के बीच में, ठीक है। तो यहां से मान लो ये हमारा इंटरनल स्फिंक्टर का पार्ट है और ये हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन है, इन दोनों के बीच में हमारा ये सब म्यूकस स्पेस प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इन तीनों स्पेस का इंपॉर्टेंस क्या है, जब भी कोई पस कलेक्शन होता है तो जनरली वो किसी स्पेस में होगा, किसी कैविटी में होगा।
तो जनरली ये तीन जो स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, एक इस्चोरेक्टल स्पेस या फिर इस्चोएनल स्पेस, दूसरा पेरीएनल स्पेस और तीसरा सब म्यूकस स्पेस, इन तीनों में अगर पस कलेक्शन होगा तो यहाँ पर एब्सिस बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और ये जो एब्सिस होते हैं ये आगे चल के फिस्टुला में कन्वर्ट होने के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है? इस्चोरेक्टल स्पेस जो होता है वो हमारे पेरियानल स्किन के और लैटरल साइड पे होता है। ये हमारा पेरियानल स्किन है और इसके और लैटरल साइड पे हमारा इस्चोरेक्टल स्पेस होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई एब्सिस हुआ तो जनरली क्या होता है, ये एब्सिस की कैविटी हमारे दूसरे जो इस्चोरेक्टल फोसा है उसको भी कनेक्ट कर सकती है। ये जो इन्फेक्शन है यहाँ से होके ये हमारा दूसरा जो इस्चोरेक्टल फोसा है वहां तक भी जा सकता है। अगर ये रूट ऐसे बना रहा है तो इसको हम लोग जनरली हॉर्स शू फिस्टुला कहते हैं। हॉर्स शू फिस्टुला कहते हैं क्योंकि इसका अगर हम लोग शेप देखेंगे जो हमारी घोड़े की नाल रहती है उस तरह से बनता है, इसीलिए इसको हॉर्स शू फिस्टुला हम लोग कहते हैं। और दूसरा यहाँ पर होता है पेरियानल स्किन या फिर पेरियानल स्पेस, जो कि एनल रीजन के जस्ट बाजू में यहाँ पर प्रेजेंट होता है। अगर मान लो किसी वजह से यहाँ पर इन्फेक्शन हुआ, यहाँ पे पस कलेक्शन हुआ, तो हम लोग क्या कहेंगे, पेरियानल एब्सिस है। ठीक है, पेरियानल एब्सिस इसको हम लोग कहते हैं। या फिर हमारा जो सब म्यूकोजा का पार्ट होता है, अगर सब म्यूकोजा में कोई पस कलेक्शन होता है तो उसको हम लोग कहते हैं सब म्यूकोजल एब्सिस। सब म्यूकोजल एब्सिस। और ये तीनों जो एब्सिस होते हैं ये बहुत ज्यादा प्रॉन होते हैं फिस्टुला बनने के लिए। ठीक है, इसलिए कभी भी अगर कोई एब्सिस होता है तो जितना जल्दी हो सके हम लोगों को पेशेंट में एंटीबायोटिक थेरेपी स्टार्ट कर देनी है, ताकि जो पस कलेक्शन है, या फिर उसको जनरली आईएनडी करते हैं जब भी कोई एब्सिस अगर फ्लक्चुएट हो चुका है, उसको हम लोग इंसिजन एंड ड्रेनेज करके जो भी कलेक्शन है वो निकाल देते हैं ताकि वो फिस्टुला ना क्रिएट कर सके। ठीक है, तो ये तीनों स्पेस का इंपॉर्टेंस सिर्फ यही है कि जो हमारा एब्सिस कैविटी बनता है वो इन तीनों स्पेस में बनेगा। ठीक है, उसके बाद में अगर देखेंगे, इट कंटेन्स द इंटरनल रेक्टल वेनस प्लेक्सस एंड लिम्फेटिक। जो भी हमारा सबम्यूकोजल स्पेस होता है उसमें जनरली हमारा इंफीरियर रेक्टल वेनस का जो प्लेक्सस होते हैं उसके पूरे जो वेन्स होते हैं वो यहाँ पर सब म्यूकोस स्पेस में प्रेजेंट होते हैं। जो हमारा वेन का पार्ट है उसमें हम लोग ये समझने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग आर्टेरियल सप्लाई की बात करते हैं या फिर ब्लड सप्लाई की बात करते हैं तो हमारा जो डेंटेड लाइन प्रेजेंट होता है उसके ऊपर अगर देखेंगे, मान लो ये हमारा डेंटेड लाइन है, इसके ऊपर जो पार्ट होता है वो सप्लाई करता है हमारा सुपेरियर रेक्टल आर्टरी। ठीक है, सुपेरियर रेक्टल आर्टरी से सप्लाई होता है ये। ठीक है, और जो हमारा इंफीरियर ऑफ द डेंटेड लाइन, ये किससे सप्लाई है, ये इंफीरियर रेक्टल आर्टरी से। ठीक है, इंफीरियर रेक्टल आर्टरी से ये सप्लाई होता है। सिर्फ दो ही डिफरेंस है, हम लोगों को सिर्फ डेंटेड लाइन को मार्क याद रखना है। जो भी डेंटेड लाइन के ऊपर वाला पार्ट है इसका ब्लड सप्लाई सुपीरियर रेक्टल आर्टरी से आएगा, और जो हमारा डेंटेड लाइन के नीचे वाला पार्ट है उसका ब्लड सप्लाई हमारा इंफीरियर रेक्टल आर्टरी से आएगा। अगर हम लोग वेनस ड्रेनेज की बात करते हैं तो वेनस ड्रेनेज में तीन चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। पहला है हमारा इंटरनल रेक्टल वेनस प्लेक्सस, और दूसरा है हमारा एक्सटर्नल रेक्टल वेनस प्लेक्सस, और तीसरा है हमारा एनल वेन्स। ठीक है, अगर हम लोग इंटरनल रेक्टल वेनस प्लेक्सस की बात करते हैं, ये प्रेजेंट होता है हमारे सब म्यूकोजा में। ठीक है, ये प्रेजेंट होता है हमारा सब म्यूकोजा में। ठीक है, और ये यहाँ पर किस में ड्रेन करेगा, जो भी हमारे इंटरनल रेक्टल वेनस प्लेक्सस है वो ड्रेन करते हैं हमारे सुपेरियर रेक्टल वेन में। ठीक है, सुपेरियर रेक्टल वेन में ये ड्रेन करते हैं। लेकिन ये जो प्लेक्सस है ये फ्रीली हमारा जो एक्सटर्नल रेक्टल स्पेस है या फिर रेक्टल वेनस प्लेक्सस है उसको ये कम्युनिकेट करता है। ठीक है, उसी को भी ये कम्युनिकेट करेगा, और इसके साथ अगर ये कम्युनिकेट करेगा तो ये भी हमारा जो मिडल रेक्टल वेन है, मिडल रेक्टल, इंफीरियर रेक्टल वेन, इनमें भी ये ड्रेन करेगा। इंफीरियर रेक्टल वेन में भी ड्रेन करेगा। तो होगा क्या, जब ये सुपीरियर रेक्टल वेन में भी ड्रेन कर रहा है, इंफीरियर रेक्टल वेन में भी कर रहा है और मिडल रेक्टल वेन में भी कर रहा है, तो इन दोनों के बीच में जो भी हमारा सिस्टम बनेगा उसको हम लोग कहते हैं पोर्टोसिस्टेमिक सर्कुलेशन। ठीक है, पोर्टोसिस्टेमिक
सर्कुलेशन या फिर पोर्टो सिस्टेमिक वेनस ड्रेनेज जिसको हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि ये ब्लड सिस्टेमिक में भी जा रहा है और उसके बाद में पोर्टल सिस्टम में भी जा रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर जो भी हम लोग प्रोसीजर करते हैं जनरली, ये सब म्यूकोजा में हम लोग जनरली इंजेक्शन देते हैं, जैसे कि पहले भी लेक्चर में बताया कि जो हम लोग सब म्यूकोजल इंजेक्शन देते हैं वो पोर्टल सिस्टम में जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो भी वेनस ड्रेनेज हो रहा है वो सीधे यहाँ पे पोर्टल वेन में भी जाएगा। ठीक है। अगर हम लोग एक चीज यहाँ पे देखेंगे, जो हमारा सब म्यूकोजा प्रेजेंट होता है उसमें जो ये रेक्टल प्लेक्सस प्रेजेंट है, जिसको हम लोग इंटरनल रेक्टल प्लेक्सस कह रहे हैं, वो एक्चुअली जो हमारे एनल कॉलम्स होते हैं, वो एनल कॉलम्स के जगह पर ये 3 मेन ऐसे साइट है जहां पर ये मोस्टली प्रेजेंट होते हैं एज ए एनल कुशन। अगर हम लोग इसको क्लॉकवाइज देखेंगे, एक होता है हमारा 3 o'clock पे, एक होता है हमारा 7 o'clock पे और तीसरा होता है हमारा 11 o'clock पे। ठीक है। इसको अगर हम लोग देखेंगे तो इसको लेफ्ट लैटरल कहते हैं, लेफ्ट लैटरल। ये होता है हमारा राइट सुपेरियर और ये होता है हमारा राइट इंफीरियर। ठीक है। या फिर इसको हम लोग क्लॉकवाइज देखेंगे 3 o'clock, ये होता है हमारा 7 o'clock और ये होता है हमारा 11 o'clock। जो भी पेशेंट कॉन्स्टिपेशन के होते हैं, जिनमें हार्ट स्टूल होता है या फिर 3-3, 4-4 दिन तक मोशन नहीं होता है, ऐसे टाइम पे क्या होता है, ये जो एनल कुशन है, ये जो प्लेक्सस है, ये डायलेट होते हैं ड्यू टू प्रेशर। क्योंकि यहाँ पे हमेशा प्रेशर बना रहेगा, एक जो कॉन्स्टिपेशन की वजह से होता है। ठीक है। तो ये जो वेनस प्लेक्सस है ये डायलेट होना स्टार्ट होते हैं और इसी वजह से ये अगर डायलेट हो रहे तो ये आगे कन्वर्ट होते हैं हमारे इंटरनल हिमोराइड्स में, इंटरनल हिमोराइड्स में या फिर इंटरनल पाइल्स बोलते हैं हम लोग इसको, इंटरनल पाइल्स बोलते हैं। ये इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग एक्सटर्नल रेक्टल वेनस प्लेक्सस देखेंगे तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, जो भी हमारा मस्कुलर कोट होता है, मस्कुलर कोट होता है इसके आउटसाइड, इसके आउटसाइड मतलब लैटरल ये प्रेजेंट होता है। ठीक है। इसके आउटसाइड होता है। तो ये जो हमारा एक्सटर्नल रेक्टल वेनस प्लेक्सस है ये भी हमारे इंटरनल रेक्टल वेनस प्लेक्सस के साथ यहाँ पर कम्युनिकेट होता है। ठीक है। ये भी हमारे इंटरनल वेनस प्लेक्सस के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। जो हमारा एक्सटर्नल रेक्टल वेनस प्लेक्सस है उसका अगर हम लोग लोअर मोस्ट पार्ट देखेंगे, लोअर मोस्ट पार्ट देखेंगे तो वो किस में ड्रेन करता है, वो ड्रेन करता है हमारे इंटरनल पोडेंडल वेन में, इंटरनल पोडेंडल वेन में ये ड्रेन करता है। ठीक है। अगर हम लोग इसका मिडल पार्ट देखेंगे, मिडल पार्ट देखेंगे तो मिडल पार्ट किस में ड्रेन करता है हमारा, मिडल पार्ट करता है हमारे इंटरनल आइलियक वेन में, इंटरनल आइलियक वेन में ये ड्रेन करता है। और जो हमारा अपर पार्ट होता है, जो हमारा अपर पार्ट होता है वो किस में ड्रेन करता है, वो ड्रेन करता है हमारा जो हमारी इंफीरियर रेक्टल वेन होती है उसमें ये ड्रेन करता है। ठीक है। और जो हमारी इंफीरियर रेक्टल वेन होती है वो मोस्टली अटैच किसको होती है, हमारी जो इंफीरियर मेजेंट्रिक वेन होती है, इंफीरियर मेजेंट्रिक वेन में ये यहाँ पर ड्रेन करता है। ठीक है। तो इन दोनों में ये डिफरेंस आता है। दूसरी चीज क्या है, यहाँ पर एनल वेन्स प्रेजेंट होते हैं। जो एनल वेन्स प्रेजेंट होते हैं वो जनरली जो हमारा सुपरफिशियल पार्ट होता है, सुपरफिशियल पार्ट जो होता है इसमें ये एनल वेन्स प्रेजेंट होते हैं। और एनल वेन्स भी हमारे एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर या फिर एक्सटर्नल एनल वेनस प्लेक्सस, उसके साथ साथ कुछ इंटरनल रेक्टल वेनस प्लेक्सस के साथ भी ये कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन जो भी कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट होते हैं, कॉन्स्टिपेशन के जो पेशेंट होते हैं उसमें ये डेफिकेशन करते टाइम पे, डेफिकेशन के टाइम पे अगर वो प्रेशर लगाते हैं, ठीक है, अगर वो प्रेशर लगाते हैं तो इन वेन में रप्चर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और जब भी ये रप्चर होते हैं तो क्या होता है कि जो हिमेटोमा वहां पे डेवलप होता है उसको हम लोग कहते हैं पेरियानल हिमेटोमा, पेरियानल हिमेटोमा उसको हम लोग कहते हैं। और ये पेरियानल हिमेटोमा को हम लोग एक्सटर्नल पाइल्स भी कहते हैं। जैसे कि हम लोग इंटरनल पाइल किसको कह रहे थे, जो हमारा सब म्यूकोजा में इंटरनल रेक्टल प्लेक्सस का जो पार्ट होता है जो कि 3, 7, 11 के यहाँ पर ज्यादा प्रेजेंट होता है मोस्टली, उसको हम लोग कहते हैं इंटरनल पाइल्स।
और ये जो होते हैं जो कि एनल वेन्स में हो रहे हैं, जो कि सबक्यूट या फिर सुपरफिशियल लेयर पे होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल पाइल्स। ठीक है, इन दोनों में ये डिफरेंस होता है। अगर हम लोग लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करते हैं तो लिम्फेटिक ड्रेनेज में एक चीज इंपॉर्टेंट है, हमारी डेंटेट लाइन। जो भी हमारा डेंटेट लाइन है उसके ऊपर का जो पार्ट अगर देखेंगे वो इंटरनल आइलियक नोड में जाएगा, इंटरनल आइलियक नोड में। और जो हमारा इंफीरियर वाला पार्ट है वो क्या करेगा, हमारा जो मीडियल ग्रुप होता है सुपरफिशियल इंग्वाइनल नोड का, मीडियल ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल इंग्वाइनल नोड में ये ड्रेन करेगा। ठीक है, सुपरफिशियल इंग्वाइनल नोड में ये ड्रेन करता है। अब बात आती है हमारे नर्व सप्लाई की। अगर हम लोग नर्व सप्लाई देखेंगे तो नर्व सप्लाई यहाँ पे दोनों चीज का होता है, जैसे कि सिंपैथेटिक है और पैरासिम्पैथेटिक है। अगर हम लोग अबोव द डेंटेट लाइन या फिर अबोव द पेक्टिनेट लाइन देखते हैं, द एनल कैनाल इज सप्लाइड बाय द ऑटोनोमिक नर्व विच इज बोथ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। अब सिंपैथेटिक कौन सा होता है, जो हमारे इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस का पार्ट है L1 L2 का, वो यहाँ पर एज ए सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई करता है। और पैरासिम्पैथेटिक की जब हम बात करते हैं तो वो पेल्विक स्प्लैंक्टिक वेसल से आता है, स्प्लैंक्टिक नर्व से आता है, जो कि S2 S3 और S4 का सप्लाई होता है। यहाँ पर अगर हम लोग पेन सेंसेशन देखेंगे तो पेन सेंसेशन दोनों नर्व से जाते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों यहाँ पर फ्लो करते हैं। उसके बाद में अगर हम लोग देखेंगे बिलो द पेक्टिनेट लाइन, जो पेक्टिनेट लाइन है उसके नीचे वाला पार्ट क्या कर रहा है, वो भी हमारा सोमैटिक नर्व से सप्लाई करता है। जो सोमैटिक नर्व है उसमें कौन सा आ रहा है, हमारा जो इंफीरियर रेक्टल होता है, जो कि हमारा S2 S3 और S4 से आता है, वो यहाँ पर एज अ सोमैटिक नर्व सप्लाई कर रहा है। उसके बाद में अगर हम लोग देखेंगे स्पिंक्टर का जो नर्व सप्लाई होता है वो कैसे होता है, जो हमारा इंटरनल स्पिंक्टर है विच इज कॉज्ड कॉन्ट्रैक्शन बाय द सिंपैथेटिक नर्व। अगर हम लोग इसमें कॉन्ट्रैक्शन देखेंगे तो वो किसकी वजह से है, वो सिंपैथेटिक नर्व की वजह से है। एंड इट रिलैक्स्ड बाय द पैरासिम्पैथेटिक नर्व। ये रिलैक्स किस वजह से होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व की सप्लाई की वजह से होता है। अगर हम लोग यहाँ पर एक्सटर्नल स्पिंक्टर की बात करते हैं विच इज सप्लाइड बाय द इंफीरियर रेक्टल नर्व और पेरिएनल ब्रांचेस ऑफ द फोर्थ सैक्रल नर्व। ठीक है, ये हमने एक्सटर्नल स्पिंक्टर पढ़ते समय भी पढ़ा कि इसका जो सप्लाई होता है वो इंफीरियर रेक्टल नर्व से आता है, और जो हमारे पेरिएनल ब्रांचेस होती है S4 की या फिर सैक्रल नर्व की, फोर्थ सैक्रल नर्व की, उसी में हमारा यहाँ पर एक्सटर्नल स्पिंक्टर का सप्लाई आता है। ये वो हमारा इसका नर्व सप्लाई। यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो हमारा एनल कैनाल का पूरा पार्ट यहाँ पर खत्म होता है। इसके बाद में हम लोग जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके पार्ट आगे पढ़ेंगे, या फिर इसके बाद में जो लीवर, स्प्लीन और पैनक्रिया का जो पार्ट है उसको थोड़ा सा साइड में रख के हम लोग कार्डियोवास्कुलर सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसीलिए आगे का जो लेक्चर होगा वो हमारी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एनल रेक्टम और एनल कैनाल यहाँ पे खत्म हुआ। मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम का जो लोअर मोस्ट पार्ट था वो हमने अभी तक कवर कर लिया।